हेलो बच्चों। तो बेटू आज अपन काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे और इसमें अपन 2D मोशंस की बात करेंगे। 1D मोशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अब बात करेंगे अपन 2D मोशन। ठीक है, 2D मोशन को पढ़ने से पहले यानी परिचय गति को पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी कॉमन फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, कॉमन फिजिक्स क्यों? क्योंकि जरूरी है। आप 12th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा लेक्चर देख चुके हैं तो उनको तो मालूम चल जाएगा जैसे मैं कॉमन फिजिक्स की बात करूंगा। और जो बच्चे 11th में जो बाद में 12th में पढ़ेंगे उन्हें बाद में मालूम चल जाएगा। ठीक है, कॉमन फिजिक्स का मतलब ये है, देखो तो कॉमन कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अपन। कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी अब अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, तो 2 मिनट का सेशन है, इसमें अपन बात कर लेंगे किसका, जब आपके पास ए वेक्टर क्या हो, कांस्टेंट हो। यदि आपके पास किसी वस्तु का त्वरण नियत हो, किसी वस्तु का त्वरण क्या हो, नियत हो, तब उस वस्तु का पाथ, उस वस्तु का पथ कैसे बनेगा, ट्रेजेक्टरी क्या होगी, वो अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो जब किसी वस्तु पे एक कांस्टेंट है तो आपको ये देखना है कि हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि क्या सिखाया है कि जब भी बच्चों किसी वस्तु का त्वरण नियत हो तो वो 2 ही पथ बना सकता है, 2 ही पथ का निर्माण कर सकता है। 2 पथ कौन कौन से? या तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, या तो वो क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन, या फिर वो क्या बनाएगा, पैराबोला। दोनों में से एक बनाएगा। ठीक है, दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं बनाएगा। जब भी किसी कण के ऊपर त्वरण नियत हो तो वो कण का पथ या वो कण की ट्रेजेक्टरी या तो स्ट्रेट लाइन होगी या फिर पैराबोला होगी। ठीक है, इन 2 के अलावा तीसरी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब कई बच्चे बोलेंगे मुझे ठीक है ये हमने मान लिया कि स्ट्रेट लाइन होगी या पैराबोला होगी क्योंकि आपने कहा है, तो स्ट्रेट लाइन कब होगी, पैराबोला कब होगी? स्ट्रेट लाइन कब होती है? तो बच्चों ये तो अपन ने पढ़ ही लिया, मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, 1D मोशन में खूब पढ़ा है अपन ने। 1D मोशन में बोलो, 1D मोशन में क्या क्या अपन ने पढ़ा? जब u क्या हो आपके पास 0। ठीक है, यदि आपके पास किसी वस्तु का त्वरण 0 मतलब किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो और उस वस्तु पे त्वरण नियत लग रहा है तब उस वस्तु का पथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, दूसरा u की दिशा और a की दिशा क्या हो, पैरेलल हो, यानी एक ही दिशा में हो। तो बच्चों ये भी अपन ने सीखा है कि किसी वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग इस ऊपर की तरफ है और इसके ऊपर त्वरण भी, इसके ऊपर त्वरण मैंने क्या लगाया, ऊपर की ओर ही लगाया, ए बी मैंने ऊपर की ओर लगाया। जैसे लिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है, लिफ्ट में ऐसे होता है बच्चों, यू ऊपर होता है और ए भी ऊपर होता है। ठीक है, तो ये कहां जाएगा, ऊपर, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका पथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। या फिर तीसरा अपने कौन सा पढ़ा, यू एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर। ठीक है, अब एंटी पैरेलल ए वेक्टर है तो अपन ने ये भी चीज डिस्कस कर लिया बोलो बच्चों। जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और जी नीचे लगेगा तो अब देखो ये जो त्वरण है ये त्वरण कांस्टेंट होता है। ठीक है, और u की दिशा ऊपर है, g की दिशा नीचे है, तो ये क्या हुआ, एंटी पैरेलल, विपरीत दिशा में हो गया। ठीक है, तो तब भी कैसा पाथ बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। समझ आया बच्चों, जब किसी वस्तु का त्वरण नियत हो और उस त्वरण की दिशा u उसके प्रारंभिक वेग की दिशा के समानांतर हो तब स्ट्रेट लाइन बनेगा। या फिर एंटी पैरेलल हो तब भी उस कण के द्वारा जो पथ बनेगा वो सीधा पथ बनेगा। या फिर उस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो तब भी उस कण का पथ सीधा बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन पैराबोला में अब क्या होगा कि जब कुछ ये इन कंडीशन के अलावा और भी कोई कंडीशन हो, ठीक है, ना तो u 0 हो ना u
ए के पैरेलल हो, ना यू ए के एंटी पैरेलल हो, ठीक है। तब तो इन अदर केसेस, ठीक है, तो इन सबसे हटके जो भी केस होगा उन सभी केसों में क्या बनेगा, पैराबोला। जैसे आपको ए दे दिया ये और आपको यू दे दिया ये, समझा बच्चों। तो बोलो क्या यू जीरो है क्या, नहीं। क्या यू ए के पैरेलल है, नहीं। क्या यू ए के एंटी पैरेलल है, नहीं है। तो अब ये यू जो होगा ये कैसे बनेगा, पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला भी कैसे बनता है बच्चों, पैराबोला भी जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। तो देखो पैराबोला फॉर्म्स इन सच दैट, मैं बता देता हूं आपको, पैराबोला फॉर्म्स इन सच दैट it will tries to achieve the direction of acceleration, ठीक है बच्चों। यानी पैराबोला कैसा बनेगा, तो पैराबोला फॉर्म्स इन सच दैट इट विल ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यानी अब ये जो पाथ है ना, ये शुरू में जो कण था, इस कण पे ए इधर था, इस कण का यू इधर था, तो बताओ इस कण का ट्रेजेक्टरी कैसे बनेगा। तो ये जो कण होगा वो ऐसे जाएगा कि पहले तो प्रारंभिक दिशा में जाएगा और फिर बाद में पैराबोला बनेगा। और कैसा बनेगा कि ये ए की दिशा में चला जाएगा, जब तक ए की दिशा में। और जैसे ही बच्चों ये ए की दिशा में आ गया, अब देखो यू ऐसे हो गया, ए ये हो गया, तब ये क्या हो गया, पैरेलल हो गए। जैसे ही यू और ए पैरेलल हो जाता है तो कैसा पाथ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, फिर ये ऐसे सीधा चला जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत बोलो आपको, ठीक है। तो कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अपन ने सीखा, यदि किसी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो पार्टिकल दो ही पाथ बनाएगा, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। स्ट्रेट लाइन में कौन कब कब बनाएगा, जब उसका u जीरो हो, a कांस्टेंट हो, स्ट्रेट लाइन बनेगा। u जीरो नहीं हो लेकिन u की दिशा a की दिशा के समानांतर हो, तब भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। u जीरो नहीं है लेकिन u एंटी पैरेलल है a वेक्टर की दिशा के, तब भी स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा, ठीक है। और सभी केसों में क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला भी कैसे बनेगा कि पैराबोला इस प्रकार बनेगा कि वो हमेशा किसकी डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगा, एक्सेलरेशन की दिशा को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जब वो एक्सेलरेशन की दिशा में आ जाता है तब फिर वो स्ट्रेट लाइन को बनाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तेजी से समझ आ गया आपको। तो ये थी अपने पास कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कहानी। चलो अब कुछ एग्जाम्पल अपन करते हैं इसके बेसिस पे, बस केवल आपको बताना है कि कौन सा पथ बनेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। तो चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपको दिया है किसी पार्टिकल का प्रारंभिक वेग u वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप तथा a वेक्टर आपको दे दिया 3i कैप प्लस के 4j कैप, ठीक है। ये तो हो गया मीटर पर सेकंड और ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई पार्टिकल है जिसका u ये रहा, आपसे बोला गया है तो बताओ कण का पथ होगा। ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी सीधी रेखा, ऑप्शन सी परवलय, ऑप्शन डी दीर्घवृत्त। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको जानते हो आप सब बच्चे, तो बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सी होगा परवलय। क्यों होगा, क्योंकि जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो पहले अपन ये चेक करेंगे क्या u जीरो है या नहीं। u पहले अपन चेक करेंगे a कांस्टेंट है क्या, तो a वेक्टर जब अपन चेक करेंगे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जब अपन निकालेंगे
तो रूट आई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 यानी 5। इसका मतलब ए इसमें कांस्टेंट है कितना 5 मीटर पर सेकंड। इसका परिणाम चेंज नहीं हो रहा है, परिणाम फिक्स है इसका परिमाण, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो समय के साथ टी भी नहीं है ना, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो कांस्टेंट क्वांटिटी हुई। तो इस कहानी का मतलब ये है कि ए क्या है कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट है। लेकिन दिशा कहाँ है इसकी, दिशा की जब हम बात करेंगे तो 3 में आई और 4 में जे, तो दिशा इसकी ये। तो कोई पार्टिकल है, ठीक है, ओरिजिन पे और इस पार्टिकल पे एक आ लगा है, इस दिशा में लगा है, कितना लगा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है, समझ आए बच्चों। अब दिशा कितनी हो गई, यहां से कितना एंगल है 4/3, तो 4/3 जो हो जाएगा वो कितना जाएगा 53 डिग्री, ठीक है बच्चों। 4/3 कौन सा एंगल होता है 53 डिग्री होता है ना 10 में। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ए वेक्टर ये है, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब उसमें अपन बात करेंगे, तो ए कांस्टेंट हो गया। जैसे ए कांस्टेंट होगा या तो सीधा पथ बनेगा, सीधी लाइन बनेगी, या फिर परवलय बनेगा, ये अपन जानते हैं बच्चों। अब देखो सीधा कब कब बनता है, जब u क्या हो 0। क्या इसमें u 0 दे रखा है क्या, नहीं। और 0 नहीं है तो u पैरेलल हो किसके, a के, या फिर u एंटी पैरेलल हो किसके, a के, तब सीधा बनेगा। अब u की दिशा देखो, u कितना है 2 और 3, तो 2 और 3 यानी u ये ना ऐसे, इसकी दिशा ये भाई, कुछ इतना 2 और ये 3, तो ये हो गया ना दिशा ये। तो बोलो क्या ये u a के पैरेलल है, नहीं। क्या एंटी पैरेलल है, नहीं। तो इसका मतलब ये पथ कैसा बनेगा, पैराबोला। कैसा बनेगा, पैराबोला। समझ आया बच्चों, ये ऐसे। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो सीधा भी आप कर सकते थे, इतनी कहानी की जरूरत नहीं थी इसकी, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। तो आई थिंक बच्चों क्लियर, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा सर आपने ये कैसे कैसे किया, तो मैं आपको एक बार और फिर से अच्छे से बता देता हूँ। तो बच्चों ये तो मैंने ले लिया आई कैप, अब बच्चों ये मैंने ले लिया जे कैप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। तो बेटो देखो जब अपन बात करेंगे यू की, तो 2 और 3, तो ये तो हो गया 2 और ये मैंने ले लिया 3, ठीक है। तो 2 और 3, इसका मतलब यू हुआ ये तो हो गया यू, ठीक है, यू वेक्टर। ये कण का वेग इससे। अब बात करेंगे त्वरण, त्वरण कितना है 3, तो ये हो गया यहाँ पे 3 और ये हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। और ये अपने मिला दिया, ये थोड़ा सा हटके ऐसे ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब कोई दिक्कत है क्या। तो ये यू वेक्टर और ए वेक्टर का एंगल सेम है क्या, नहीं ना, अलग अलग है ना। तो अब ये क्या हो गया, ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो कैसा पथ बनेगा, पैरेलल है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। चलो तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन ये बात है ना, कॉमन कॉन्सेप्ट की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ये आपके पास है विद्युत क्षेत्र, और आप पढ़ोगे 12वीं क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान, कैसा है ये, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटू। और ये इस दिशा में है, ऐसे 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 ऐसे, ये एक समान विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ठीक है बच्चों। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक कण है, क्या है, कण। इस कण का द्रव्यमान है m, कितना है इस कण का द्रव्यमान m, और इस कण के पास चार्ज कितना है q, कितना चार्ज है q, ठीक है। अब बताओ, तो इस कण को अपन ने जस्ट ड्रॉप किया है, क्या किया है, जस्ट ड्रॉप, ठीक है। तो एक स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है जिसके ऊपर आवेश q है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र में उसको अपन ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। तो बताओ उस कण के द्वारा बनाया गया पाथ कैसा होगा। ऑप्शन ए बी सी डी सिमिलर ऑप्शन है, समझ में आया बच्चों। तो देखो इसमें बिल्कुल, अब देखो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों।
बस आपसे क्या बोला गया कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक कण जिसका द्रव्यमान m है, आवेश q है, उसको अपन ने स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है, तो बताओ उस कण का पाथ कैसा होगा। तो देखो बच्चों, अब इस कण का पाथ देखने के लिए अपन को क्या चेक करना है, सबसे पहले मुझे ए के ऊपर करानी है कमेंट ऑन ए वेक्टर देखना है, ए वेक्टर कैसा है क्या है। तो देखो बच्चों, अब जब मैं बात करूंगा तो इसके ऊपर mg लगेगा नीचे, तो एक बल लग गया mg नीचे की ओर। mg जो होगा क्या वो चेंज होगा कि एक समान होगा, वक्त के साथ साथ mg भी समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर द्रव्यमान चेंज होगा इसके साथ नहीं होगा ना, द्रव्यमान चेंज थोड़ी होगा बच्चों, जी नियत है, तो mg क्या है नियत है, तो ये बल कैसा है नियत है, तो समय के साथ mg नियत है, ठीक है बच्चों। और विद्युत क्षेत्र कैसा है एक समान है, आवेश क्या है q, तो इस q की वजह से इसके ऊपर बोलो क्या लगेगा, इस q जो आवेश q है और e में रखा है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस दिशा में, ठीक है, और उस फोर्स का नाम क्या होगा QE, F बराबर क्या होगा QE। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं बराबर QE, वो 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, और जो बच्चे 12th भी पढ़ चुके हैं F बराबर QE नहीं जानते, तो एक बार वो गौर से अपने तरफ देखे कांच में कि क्या मैं वाली पास हो चुका हूँ कि नहीं हो चुका, F बराबर QE, ठीक है। जस्ट किडिंग, कोई दिल पे मत लेना बच्चों, है ना। तो ये हो गया F बराबर QE, ये हो गया mg। अब QE कैसा है बच्चों, ये भी एक समान है, QE एक समान है और Q नियत है, तो QE भी क्या है एक समान। अब इनका जब अपन रिजल्टेंट देखेंगे बच्चों, तो रिजल्टेंट वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर को ऐसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट F जो होगा वो ये होगा, तो F परिणामी क्या होगा ये होगा, ठीक है। अब F परिणामी इस दिशा में होगा, ये F परिणामी की दिशा होगी, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। अब बेटू ये मुझे बताओ कि जो F परिणामी है ये कैसा है, कांस्टेंट की वेरिएबल आया है, क्या ये बदलता हुआ है कि फिक्स आया है। तो देखो बेटू QE भी फिक्स है, mg भी फिक्स है, तो इनका रिजल्टेंट जब अपन लेंगे तो वो भी क्या आएगा नियत, वो भी क्या आएगा नियत। जब F परिणामी नियत है, F परिणामी क्या है नियत है, तो A वेक्टर भी क्या होगा नियत, तो ऑब्वियसली बात है इस सिस्टम का A वेक्टर क्या है नियत, कांस्टेंट है, क्या है नियत है। जब A वेक्टर नियत होता है तो दो ही पद बनते हैं, या तो सीधा या फिर परवल है, या तो सीधा या फिर परवल है, ठीक है। सीधा बनेगा यदि u 0 हो, तो अपने जस्ट ड्रॉप आउट किया है इसको, जब अपने जस्ट इसको छोड़ा है तो u 0 है, और जब u 0 है तो बोलो अब क्या हो जाएगा इसका पाथ सीधा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये पार्टिकल कैसा पाथ बनाएगा स्ट्रेट लाइन, समझ आया मेरे प्यारे बच्चों। अब जो 1D मोशन में जो जो अपन ने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, वो सारी चीज मैं इसमें पूछ सकता हूँ आपसे। m दे दिया तो mg मान निकालूंगा, q दे दूंगा, e दे दूंगा तो QE का मान निकालूंगा, f दे दूंगा तो m से a निकाल लेंगे। अब a निकाल लिया, u 0 है, अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ t बराबर 10 सेकंड पे इस कण का वेग कितना होगा, तो v बराबर u प्लस at, तो 1D मोशन लगा लो इसमें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये समझ में आया फिजिक्स कैसे घूम घूम के कहां पेच लड़ा रही है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपके पास, तो यू सीधा है, और पाथ सीधा पाथ कहां जाएगा इस दिशा में, ये ऐसा, तो ऐसा मूव करेगा पार्टिकल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 एक और बना लेते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्या प्रोजेक्टाइल मोशन डीवी में गति। तो ये डीवी में गति है, जो परवलय होती है वो क्या से गति होती है डीवी में गति, ठीक है। डीवी में गति का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा जब u और a के बीच में ना तो एंटी पैरेलल हो ना फिर पैरेलल हो, तो पाथ कैसा बनेगा डीवी में पाथ, बस कहानी खत्म। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको ऐसे दे दिया, जस्ट मैंने ये u दे दिया आपको और ये मैंने a दे दिया, ये u वेक्टर ये a वेक्टर, तो बताओ पथ कैसा बनेगा, बस ऐसे बोला। तो पथ परवलय बनेगा, ठीक है, और पथ परवलय भी कैसा अचीव करेगा, तो देखो पहले तो ये u की दिशा में ही आएगा, कण यहाँ ना, इस कण का u इधर है, तो पहले तो कण u की दिशा में जाएगा जाता, अब जाता 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 किधर ऐसे घूमेगा, घूमता 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 ओ फिर एक ही दिशा में आ जाएगा, तो ये एक ही दिशा में यहाँ जाके अचीव कर दे, ठीक है। तो ऐसा पथ बन जाएगा, तो मैं कह रहा बच्चों को दिक्कत है क्या,
कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो ये एक ही दिशा में आने के बाद फिर कैसे जाएगा, हमेशा सीधा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलो तो बच्चों ये तो हो गई अपने पास कॉमन कॉन्सेप्ट की बात। अब बेटो अपन बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हेडर लगाओ प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपी गति। बेसिक सी बातें करेंगे, बहुत फास्ट बात करेंगे, जल्दी जल्दी आप कराई चुका मैं। तो देखो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन देखो बच्चों क्या करेंगे अपन, क्या बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जब गति किसके अधीन हो, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। ऐसी द्रव्य में गति जो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन हो, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन हो। ठीक है, तो बेसिक सी बातें कर लेते हैं। ऐसे द्रव्य में गति जो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन हो। द्रव्य में गति कैसे बनती है, जब u और a के बीच में एंगल कुछ ना कुछ हो, ना तो पैरेलल हो ना एंटी पैरेलल हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ से एक कण है, उस कण का वेग मैंने ऐसे कहा था, उस कण का वेग u ऐसे दिया और इस कण पे g किधर लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर, तो ये g इधर लग गया। ठीक है बच्चों, तो अब बोलो ये कैसा पाथ बनाएगा। तो पहले तो ये कण ऐसे जाएगा, ये बॉल ऐसे उठेगी u की दिशा में जाती 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 और ऐसे मुड़ती 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 और जी की दिशा में आने की कोशिश करेगी। लेकिन आने से पहले ही क्या हो गया, आने से पहले धरातल आ गई, धरातल नहीं होती तो फिर ये ऐसे जी की दिशा में आ जाती। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया, ये पथ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो पानी डुलता हुआ परवलय बना, तो जब पानी डुलता हुआ परवलय बनता है तो ये चीज आपको मालूम, ये तो एक्स अक्ष हो गया, ये तो क्या हो गया एक्स अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया वाई अक्ष हो गया। ठीक है, यानी इसको तो मैंने ले लिया आई कैप और इसको मैंने ले लिया जे कैप। तो दिक्कत है क्या बच्चों, अब पानी भरता हुआ में क्या होता है, पानी डुलता हुआ, भरता हुआ नहीं डुलता हुआ, तो पानी डुलता हुआ परवलय में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है माइनस। तो मैथ के बच्चे जानते हैं द्विघात समीकरण में। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि माइनस हो तो पानी डुलता हुआ, तो इसका मतलब इसका जब अपन पथ बनाएंगे तो पथ जो होगा वो कैसा होगा, उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस आएगा। ठीक है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस पथ का समीकरण लिखना है पहले मुझे, तो पहला चीज में क्या लेना है, पथ का समीकरण। तो कुछ मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। पथ का समीकरण जैसे अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इसकी अपन बात कर लेते हैं पथ का समीकरण। तो बोलो पथ का समीकरण कैसे बात करेंगे, कैसे क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लेंगे टी टाइम में। तो देखो बच्चों, जब मैं इस u का कंपोनेंट करूंगा तो ये एंगल है थीटा, तो इस u का एक घटक तो ये होगा, इसे बोलूंगा u cos थीटा, और इस u का एक घटक ये होगा, इसे अपन बोलेंगे u sin थीटा। यानी इसे जो ये u है इसकी एक दिशा तो होगी ux, ठीक है x दिशा में, और एक जो होगा वो होगा uy, y दिशा में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के दो घटक हुए, यानी ये जो बॉल है, ये जो बॉल जा रही है ऊपर, अपन ने देखा कि इस बॉल की एक साइड हो, यानी ये जो बॉल है इस बॉल की एक गति तो एक्स अक्ष में आ रही है, एक्स अक्ष में घटक बन रही है, और एक गति वाई में। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो नेट बन रहा है, दोनों को मिक्स करेंगे तो परिणाम बन रहा है। समझ आया बच्चों? ठीक है, या फिर आप ऐसे बात करो कि जब ये बॉल यहाँ पे है, जब ये बॉल ऐसे ऊपर जा रही है, इस पथ पे ऐसे जा रही है बॉल जब ये ऐसे जा रही है, तो अपन इसको ये नहीं देख रहे, अपन ये नहीं देख रहे कि ऐसे जा रही है, अपन को ये तो दिखाया नहीं, अपन को केवल एक आंख अपन ने यहाँ लगा दी, ठीक है, और एक आंख अपन ने यहाँ लगा दी ऐसे, ठीक है, एक आंख अपन ने यहाँ लगा दी, एक आंख यहाँ लगा दी। तो अपन ये देखेंगे कि एक छाया जो है, इस बॉल की छाया यहाँ पे जा रही है ux वेलोसिटी से, और त्वरण इस पे इस दिशा में त्वरण क्या है, त्वरण कहीं नहीं इस दिशा में, त्वरण तो ये रहा, तो कैसा है, एक समान गति से, एक समान वेग से। तो ये वाली आप क्या बोल रही है, ये वाली आप कह रही है कि एक कोई बॉल की छाया एक समान वेग से इस दिशा में आ रही है, ठीक है, और इधर वाली आप क्या कह रही है, इधर वाली आप कह रही है कि इधर कोई एक बॉल है, उस बॉल की यही बॉल है और उस बॉल की एक छाया इधर भी आ रही है y एक्स में, लेकिन उसके ऊपर g लग रहा है नेगेटिव, तो ये बदलता हुआ घटता हुआ,
तो वेग पहले तो क्या हो रहा है, ये आप क्या बोल रहे हैं, पहले तो वेग घट रहा है, ठीक है, फिर 0 हुआ। भाई जब जी पीछे है तो पलटने वाला केस हुआ ना ये तो बेटू मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब u ऐसे है, a ऐसे है, तो क्या होगा, ये कण ऐसे जाएगा आगे, कब तक, जब तक कि वेग 0 ना हो जाए। फिर जैसे ही वेग 0 हो जाएगा तो पलटी के आगे वापिस से जाएगा, जिस पोजीशन से गया उसी पोजीशन पे आएगा, तो u उतने आ जाएगा, u से गया u से आया। समझ में आया बेटू, कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मतलब कि ये क्या कह रहा है, ये वाली आप क्या कह रही है कि एक बॉल की छाया का वेग पहले घट रहा है, घटते घटते 0 हो गया, फिर 0 के बाद फिर वो पलटी खा के वेग उसका फिर बढ़ने लग गया। तो ये कहानी समझ आया बच्चों। अब जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा, किसी टाइम टी पे जब दोनों को मिक्स कर दूंगा कि बोलो 10 सेकंड पे तू बता कितना वेग है इसका, और तू बता 10 सेकंड में कितना वेग है, तो ये बता देगा, पोजीशन बता देगा, तो अपन इसको प्रोजेक्ट कर देंगे कि वो यहाँ है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या बेटू? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई अपन प्रोजेक्टाइल मोशन यानी द्विविमीय गति को कैसे हल करेंगे। तो द्विविमीय गति को अपन दो एक विमीय गति मान के हल करेंगे, द्विविमीय गति को दो एक विमीय, एक तो एक्स अक्ष में और एक वाई अक्ष में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू। चलो अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए अपन क्या बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक्स अक्ष से बात कर लो। एक्स अक्ष से किसी टाइम t पर, किसी टाइम या किसी समय t पर विस्थापन, तो किसी समय t पर x अक्ष में विस्थापन, x अक्ष में विस्थापन, ये बात करेंगे। तो किसी समय t पर, तो देखो बच्चों जब ये वाली आंख बोलेगी, तो ये वाली आंख क्या बोलेगी, इस वाली आंख से बोलेंगे बता t समय में कितना चला, तो ये बोलेगा एक समान वेग से आ रहा है, तो एक समान वेग से आ रहा है, तो सूत्र क्या लगेंगे, दूरी बराबर वेग इंटू समय। तो दूरी बराबर क्या जाएगा, वेग इंटू समय, तो दूरी मैंने विस्थापन x ले लिया, वेग कितना है ux ले लो, ठीक है, कंपोनेंट ux ले लो, मैं तो आपको ux कंपोनेंट लेके सिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। और समय क्या है t, किसी टाइम t पे, ठीक है बच्चों। ऐसे मैंने y अक्ष वाली आंख से पूछा, y अक्ष वाली आंख से, तो y अक्ष वाली आंख से बोले किसी समय t पर y अक्ष में विस्थापन, किसी समय t पर y अक्ष में विस्थापन, तो किसी समय t पर y अक्ष में विस्थापन बात करेंगे, तो y से रिप्रेजेंट कर दो उसको, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अपन सूत्र लगाएंगे x बराबर ut प्लस rpt स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये y विस्थापन y ले लिया, u कितना है ऊपर की ओर, भाई ये वाली आपको बोलेगी ना u मेरी तरफ आ रहा है, तो प्लस की, तो uy है ना वो uy किसी टाइम t पे t, ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इस वाली आंख के लिए g की तरह नीचे, तो माइनस 1/2 g t स्क्वायर। सुना है बच्चों। तो ये हो गया अपने पास किसी समय t पर y अक्ष में विस्थापन ये रहा, किसी समय t पर x अक्ष में विस्थापन ये रहा, ठीक है। और जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इसकी नेट पोजीशन आ जाएगा, तो नेट विस्थापन आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो बच्चों मैंने पथ निकालने के लिए मैंने बता चुका आपको, पहले काइनेमेटिक्स के पुराने लेक्चर में जाओ, आपको मिल जाएंगे कैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे बच्चों अपन क्या करेंगे, t बराबर क्या लिखेंगे, x/uy, ठीक है, और उसको इसमें रख देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड यूज में ले लेंगे, तो बोलो y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर uy, t की जगह जाएगा ux है ना, ये तो ux है, तो t/ux माइनस 1/2 g, t की जगह जाएगी x² / ux का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। अब देखो गौर फरमाओ इस चीज को कि y और x में रिलेशन लाना है मुझे, तो y लिखूंगा, ठीक है, और ये जो है uy/ux ये तो कांस्टेंट है भाई, uy/ux, तो बेटू uy/ux तो अपन जानते हैं, uy/ux, uy क्या है, प्रारंभिक वेग का घटक है y x दिशा में, और ux क्या है, प्रारंभिक वेग का घटक है x दिशा में, ठीक है, और x क्या है, वेरिएबल, तो इस x को लिखेंगे, ये हो गया अपने पास x, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, माइनस लगा दिया। अब देखो 1/2 यानी ये जो है
जी बटे 2ux का होल स्क्वायर, जी बटे 2ux का होल स्क्वायर। तो ये भी कांस्टेंट है, जी मालूम है, 2 मालूम है, ux मालूम है, तो कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या है, मतलब जो नहीं मालूम वो क्या है, x, तो ये हो गया x स्क्वायर। तो आप देखो बच्चों, तो ये अपने पास क्या बन गया, ये बन गया प्रोजेक्टाइल का पद का समीकरण, ठीक है। और देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब पानी डूबता हुआ पर्वत, तो ये बन गया। तो मैथमेटिकल भी सही है। अब देखो जब अपन किताबों में आप क्या पढ़ते हो, किताबों में आप पढ़ते हो y बराबर होता है tan थीटा x माइनस g बटे 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और x स्क्वायर। ये किताबों में आपने ये पढ़ा है, मैंने आपको ये पढ़ा है। अब कह रहे बोलेंगे मुझे आप गलत पढ़ा रहे हो। अरे गलत क्यों पढ़ा रहे हो, मान रखना u कितना है, u sin थीटा, ux कितना है, u cos थीटा। तो u से u बढ़ जाएगा तो sin थीटा बटे cos थीटा कितना जाएगा, tan थीटा। फिर माइनस g है 2 है, ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा, तो यहां रखेंगे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर x स्क्वायर। समझ में प्यारे बच्चों, तो आपको ये ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको केवल प्रोसीजर मालूम है, प्रोसीजर याद होना चाहिए, ठीक है। तो समझ आया बच्चों। तो पहला चीज प्रक्षेप गति अपन ने पढ़ ली, कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिया, पद ऐसे ही तो बनेगा वो अपन ने सीख लिया, ठीक है। दो अलग अलग आंखों से अपन ने क्यों बातें करी वो अपन ने सीख लिया, ठीक है। फिर पद का समीकरण अपन ने कैसे निकाला वो अपन ने सीख लिया, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब दूसरी चीज अपन को क्या निकालना है, दूसरा मुझे निकालना है क्या, उड़नकाल। क्या निकालना है मुझे, उड़नकाल, ठीक है। तो देखो दूसरा जो पॉइंट है वो निकालना है मुझे उड़नकाल। उड़नकाल ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालना है। देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किससे पूछूंगा, इस वाली आंख से कि इस वाली आंख से, इस वाली आंख से। भाई ये वाली आंख जब बोलेगी कि वेग पहले बढ़ा फिर 0 हुआ, फिर वेग घटता 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 यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो जब इस वाली आंख के लिए ये वाला कण यानी वाई, जो वाई वाली आंख है ना बच्चों, तो ये वाई वाली आंख है, ये वाई वाली आंख है, ठीक है। वाई वाली आंख के लिए जब कण किससे चल रहा है, u y से, ठीक है, और g की तरह इसके पर पीछे, तो इसके लिए ये हवा में कब तक रहेगा, जब तक कि ये ऊपर ना जाके कहां नहीं आ जाए, नीचे यहीं नहीं आ जाए, इस दिशा में नहीं रहे, ठीक है। तो जब ये यहां आ जाएगा तब इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हुआ कि ये वाला कण चल के यहां आ जाएगा। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। तो इस वाली आंख के लिए जब ये वाली कंडीशन होगी तब क्या हो जाएगा, टोटल समय वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कोई दिक्कत है क्या। तो बोलो y क्या हो जाएगा, ये समीकरण है, ये समीकरण है, इसमें y विस्थापन क्या होगा, यहां से चल के यहां आएगा, विस्थापन कितना होगा, 0 बराबर u बाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो t से 1 t कट जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, u बाई 2u बाई बटे जी, 2u बाई बटे जी। और इस t को मैंने कैपिटल T लिख दिया, कोई दिक्कत हो रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2u बाई जी याद करो, देखो ये चीज तो अपन जानते हैं पहले से ही, 2u बाई जी। किसी वस्तु को u वेग से ऊपर फेंका तो बताओ उस वस्तु का उड़नकाल कितना होगा, ऊपर से जाके नीचे आने में, तो 2u बाई जी, तो वही है 2u बाई जी। लेकिन प्रक्षेप गति में जो u होगा वो u टोटल वाला u मत लेना, वो u उस u का y एक्स में घटक लेना है, उस u का y एक्स में घटक यानी u y लेना है, ठीक है। अब u y कितना है अपने पास, यहाँ पे u sin थीटा। अब u y तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो घटक के ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे ले रहे हो, ठीक है। तो आपको u y क्या लेना है कि इस u का y एक्स में घटक, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। u sin थीटा से कुछ याद नहीं करना, केवल 2u बाई जी होता है, 2u बाई जी, 2u बाई जी, 2u बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी, ठीक है, आधा u बाई जी। तो आधे पे कब हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो टोटल कितना, अच्छा मैक्सिमम हाइट होगी ये वाली, ठीक है। जब इस वाली आपको लगेगा कि जब ये पलटी खा है ना, तो पलटी खाने से पहले जितनी हाइट तय कर चुका वही क्या हो जाएगी, एक्स मैक्स। तो तीसरा अपन को क्या निकालना है, एक्स मैक्स। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, अब मुझे निकालना है अधिकतम ऊंचाई। चलो
अधिकतम ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो देखो तीसरा है अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। तो मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स निकालना है। तो बोलो एच मैक्स ऊपर निकालेंगे, किससे पूछेंगे, इसी आग से पूछेंगे। कब तक हाइट मैक्सिमम होगी, जब तक कि इसका वेग जीरो ना हो जाए। तो वी बाई अंतिम वेग कितना, जीरो। तो तृतीय समीकरण लगा लो इस वाले के लिए। तो तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax, ये होता है। अब चिन्ह के साथ लिख देंगे तो v बाई तो जीरो हो जाएगा, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, u बाई का होल स्क्वायर बराबर 2, a कितना है माइनस के g, x कितना है h मैक्स। तो यहाँ बच्चों माइनस से माइनस कर जाएगा तो h मैक्स क्या हो जाएगा। अब कई बच्चों को लग रहा है मुझे अपन दीवी में गति बढ़ रहा है कि एक वी में गति बढ़ रहा है। अरे अपन पढ़ दीवी में रहे, लेकिन दीवी में गति को अपन ने दो एक वी में गति में कन्वर्ट कर लिया। अब जिसके कुछ भौतिक राशि के बारे में अपन बात करेंगे तो वो y एक्स की एक वी में गति दे रहा है, और कुछ ऐसी भौतिक राशि होगी जिसकी अपन बात करेंगे तो वो x एक्स वाली याद देगी। ठीक है, तो x मैक्स बराबर कितना रहेगा, u y का होल स्क्वायर बटे 2g। और ये तो अपन जानते हैं, ये तो अपन पढ़ रहा है। किसी पार्टिकल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उसके अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, u स्क्वायर अपन 2g। अब यहाँ पे u स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे u y स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जब ये अपन किसी प्रक्षेप गति करवाते हैं किसी पार्टिकल की 50 मीटर पर सेकंड से, तो उसमें 50 मीटर मतलब ना उस 50 मीटर का जो कंपोनेंट होगा ना 50 मीटर पर सेकंड का y एक्स में, वो वाला मान लेना है u y। ठीक है बच्चों, अब आपने सूत्र क्या याद रखोगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बटे 2g। अरे वो तो याद रखना है, वो तो u y की वैल्यू रख दी आपने इस वाले केस में u sin थीटा। कोई दिक्कत है बेटू, समझ में आया, ज्यादा फास्ट नहीं करना। ओके, अब चौथा पर बात करेंगे क्या, परास की। चौथे पर क्या बात करेंगे, परास यानी रेंज। परास कितनी होगी यानी रेंज कितनी होगी। तो बोलो बेटू रेंज निकालना है। अब रेंज कौन बताएगा, रेंज बताएगा एक्स एक्स वाली आप। हाँ भाई, तो एक्स एक्स क्या बोलेगा, एक्स एक्स बोलेगा एक समान वेग से आने दो। कब तक आने दो, t टाइम तक, जब तक कि ये ऊपर से नीचे नहीं जाए। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम उड़ान काल के लिए, तो रेंज यानी दूरी बराबर क्या जाएगा, वेग इनटू समय। वेग कितना है ux, समय कितना है t। ठीक है, तो रेंज हो जाएगी r बराबर uxt। अब t की वैल्यू कितनी है 2u by g, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो 2ux uy g, ये लो, ये हो गई इसकी रेंज। अब आपने पढ़ा है u स्क्वायर बटे g sin 2 थीटा, u स्क्वायर बटे g sin 2 थीटा। यानी अब देखो इसमें अपन वैल्यू रखेंगे ux uy की, u sin थीटा u cos थीटा, तो u स्क्वायर हो जाएगा, g हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा। आपने ये पढ़ा। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। तो ये चार चीजें अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ी होगी आपने, जो बच्चे 11th में तो वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा पहली बार, क्या है ये। लेकिन इसी वीडियो को 2 बार देख लेना, तो आप फिर बोलोगे क्यों पढ़ा रहे हो ऐसा, क्यों पढ़ा रहे हो, ये हमने तो बार पढ़ लिया, ये तो आ गया समझ में, ये तो आ गया समझ में। हाँ, चलो अब अपन बात करें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत लूजू सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपसे मैंने बोला कि एक बॉल है जिसको मैंने प्रोजेक्टेड किया है 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री के एंगल पे। तो बोलो इसका h बोलो कितना होगा, h मैक्स बोलो, t बोलो, r बोलो, फटाफट निकाल लो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, तो देखो इसका घटक ले लेना, ये 50 cos 37, तो 50 cos 37 कितना हो गया 40। भाई cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो 4/5 करेंगे तो 5 को काटेंगे 10, 10 इंटू 4 40, तो ux की वैल्यू कितनी हो गई 40 और uy की वैल्यू कितनी हो गई 30। ठीक है, समझ में बेटू, कोई दिक्कत है क्या। और g की तरह नीचे इस साइड। तो जब इस वाले केस, जब ऐसा केस होता है तो h max कितना हो जाएगा uy स्क्वायर अपॉन 2g। uy कितना है ओरली बोलो ना, 30 का स्क्वायर 900 बटे 20 0 45 मीटर, तो आंसर कितना है 45 मीटर। देखो बहुत सिंपल से ऐसे इलस्ट्रेशन 50-60 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अब 50-60 करने क्या, सिंपल सी बात है। t कितना आता है 2u by g, 2u by g, 2u कितना है 30, g कितना है 10, काटो 66। अच्छा r क्या होता है, r होता है ux इंटू t, तो ux कितना है 40
टी कितना है 6, तो 240। ये खाने खत्म। चला है बच्चों, तो ऐसे इलस्ट्रेशन कराना है मुझे, और ऐसे नहीं कराना है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अपन तो बहुत कुछ आगे अभी सीखना है, बहुत कुछ करना है। चलो बच्चों, तो ये तो हो गई अपनी बात 4 चीजों की, बेसिक से जो किताबों में होती है। अब अपन ऐसी बातें करेंगे जो किताबों में नहीं होती है, बोर्ड की किताबों में नहीं होती है, लेकिन अपने मेन किताब में होती है। तो चलो बच्चों, अब अपन बात करेंगे 5th पॉइंट काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपन 5th पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो बोलो गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों? क्या गतिज ऊर्जा 0 होती है क्या? गतिज ऊर्जा प्रक्षेप गति की गतिज ऊर्जा 0 होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रक्षेप गति में अपन तो जो प्रक्षेप गति की जब बात करेंगे ना, प्रक्षेप गति की, तो बात करेंगे परिणामी वेग की। तो किसकी बात करेंगे? परिणामी वेग। परिणामी वेग किस किस से बना है? एक तो ux से, मतलब एक तो s अक्ष वाले वेग से, s अक्ष वाले वेग से, ठीक है, और एक बना है y अक्ष वाले वेग से, y अक्ष वाले वेग से। जब परिणामी वेग 0 कब होगा? जब ये दोनों 0 होंगे। क्या ये s अक्ष वाला 0 होता है क्या? नहीं, ये तो हमेशा u अक्ष रहता है। y अक्ष वाला वेग 0 होता है क्या? हाँ, 0 हो जाता है। पहले तो वो रहता है uy, फिर ये uy घटेगा, फिर ये uy 0 होगा, फिर ये uy बढ़ेगा। ऐसे होता है, 3 इंस्टेंट होते हैं इसके। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटो, ये ux हमेशा एक समान होगा। जब इस ux में पहले मैक्सिमम हाइट से पहले जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? घटेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? घटेगी, मतलब वेग घट रहा है ना। जब मैं 0 से लेके, देखो मैं ऐसे बात करता हूं, ये आपके पास, तो ये हो गया विस्थापन, यानी यहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक, यहां तक। जब मैं यहां से लेके यहां तक की बात करता हूं बच्चों, तो इसका जो वेग होगा ना, परिणामी वेग, वो वेग क्या होगा? घटेगा। परिणामी वेग घटेगा ना, जब इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो घटेगा वेग। तो वेग घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? घटेगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 m v परिणामी का होल स्क्वायर, ये होगा परिणामी वेग का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पे आके क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला वेग तो 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ux करा हुआ, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे होती है? x मैक्स पे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो प्रक्षेप गति में मिनिमम गतिज ऊर्जा कहां पे होती है? तो x मैक्स आएगा, अधिकतम ऊंचाई पे। तो अधिकतम ऊंचाई पे कितनी रहेगी? ½ m ux का होल स्क्वायर। सिंपल, uy का तो 0 है ना, तो ये। फिर उसके बाद जब अगले ये वाला होगा यहाँ, तो यहाँ पे परिणामी वेग बढ़ रहा है, यानी uy बढ़ रहा है, ux तो कांस्टेंट है, तो परिणामी वेग बढ़ रहा है, तो परिणामी वेग बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो 5वां पॉइंट, जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे प्रक्षेप गति में, तो प्रक्षेप गति में बेटू काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पहले घटेगी, अधिकतम ऊंचाई पे मिनिमम होगी, फिर उसके बाद अधिकतम ऊंचाई के बाद बढ़ेगी। तो ये अपने कमेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी 5th पॉइंट। 6th पॉइंट की बात करें, 6th पॉइंट की मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो बोलो बेटू, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यही होगा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो प्रक्षेप गति की एवरेज वेलोसिटी यानी औसत गति की बात करें अपन, तो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो जहां से चले ये ना और पहुंचेगा यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या लेना? सीधा ये। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? r। तो r क्या हो गया इसका? डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो? r। और टाइम क्या है? टाइम, टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक पहुंचने में समय क्या है? उड़ान काल के बराबर। उड़ान काल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? t। अब r को मैं क्या लिखता हूँ? r को लिखता हूँ ust। r क्या लिखते हैं? ust,
यानी यूएस यानी ये वाला कंपोनेंट, ये तो एक समान से कितने समय तक दूरी, वेग इनटू समय, दूरी बराबर, और टी से टी कट गया तो कितना हो गया यूएस मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी प्रक्षेप गति की कितनी हो जाएगी यूएक्स, यूएक्स ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि यूएस नेवर विल चेंज, यूएस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो यूवाई है इसी स्थान पे यूवाई ऊपर गया फिर वापस से नीचे आ गया, तो यूवाई ऊपर गया फिर यूवाई इसी स्थान पे नीचे आया, तो प्लस माइनस करेंगे तो जीरो, तो इसका एवरेज तो जीरो जाएगा। भाई मैं इंडिविजुअल एवरेज लेता हूँ, एवरेज वेलोसिटी मैंने लिया किसका y कंपोनेंट का, तो कितना हुआ जीरो, और एवरेज वेलोसिटी एस का लिया तो यूएस, दोनों को जोड़ा तो यूएस, जीरो प्लस यूएस, ऐसे निकालो ऐसे निकालो कैसे निकालो, तो समझ आया बेटो? तो 5th पॉइंट समझ आ गया, 6th पॉइंट समझ आ गया। चलो अब बात करेंगे अपन 7 पॉइंट की। तो 7 पॉइंट क्या हो गए? किसी भी टाइम t पर आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें आपसे पूछा जाएगा किसी भी टाइम t पर, तो प्रक्षेप गति में प्रक्षेप गति करते किसी पार्टिकल की आपसे 7 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7 पॉइंट, इसमें कैसा रिजल्ट्स की बात करेंगे अपन, ठीक है? तो प्रक्षेप गति करते हुए कण की किसी टाइम t पर किसी समय, तो प्रक्षेप गति करते हुए कण की किसी समय t पर बस, ठीक है? तो प्रक्षेप गति करते हुए कण की किसी समय t पर, तो ए पॉइंट स्थिति ज्ञात करो, ठीक है? किसी समय t पर स्थिति ज्ञात करो, तो स्थिति अभी अपन ने बोली थी बच्चों, तो केवल स्थिति की बात करें तो मिला के बोलेंगे, तो आर वेक्टर किसी टाइम t पे ये लिखेंगे, ठीक है? फिर यहाँ एक्स वेक्टर, तो एक्स वेक्टर कितना जाएगा, तो ux टाइम t ये चलेगा आई कैप, ये तो होगा x में, फिर y में कितना होगा, तो y में जो होगा वो होगा uy माइनस 1/2 g t स्क्वायर, तो ये होगा इसमें j कैप। समझ आया बच्चों? तो देखो ये कुछ नहीं है, किसी टाइम t पे मैंने लिखा था ना आपको, तो ये एस में, तो एस में किसी भी समय t पर टोटल विस्थापन ये होगा, और y एक्स में किसी समय में टोटल विस्थापन कितना होगा ये होगा। अब एक्स ऐसे तो लिखा मैं, तो आई कैप से दिखा दिया प्लस, तो ये होगा किसी टाइम t पर स्थिति, ऐसे लिखना आपको, ठीक है? वीडियो समझ में आया? तो प्रक्षेप गति करते हुए कण की किसी समय t पर स्थिति ये हो गया। अच्छा वेग पूछिए आपसे, तो किसी भी समय t पर वेग, तो वेग निकालना है तो बोलो वेग क्या हो जाएगा, इसका अपन क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो कितना जाएगा v वेक्टर t इज इक्वल टू t के साथ अवकलन 1, तो ux i कैप प्लस इसका करेंगे तो uy का 0 जाएगा, uy कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का कितना जाएगा, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी, uy t माइनस ये आएगा ना, अब बोलो uy t माइनस के आप जी स्क्वायर, तो uy माइनस t स्क्वायर 2t, तो 2 से 2 तो gt, और ये कितना जाएगा j कैप, ठीक है बच्चों? तो ये हो गया वेग किसी टाइम t पर। अब गौर से देखो, ये तो ऐसा वेग एस में वेग है हमेशा एक समान होगा, और ये वाई एक्स में वेग है, तो ये तो मैंने किससे लिख लिया, ये वाई एक्स में एक v में गति लगा ली ना, v बराबर u प्लस ए टी वाला सूत्र लगा ली, देखो ठीक है बेटो? कोई दिक्कत हो रही है? तो किसी टाइम t पर वेग हो गया। अच्छा किसी टाइम t पर आपसे पूछ लिया जाए परिमाण, किसी टाइम t पे वेग का परिमाण पूछ लेना है, परिमाण, ठीक है? यानी मैग्नीट्यूड, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बोला कितना जाएगा, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ ले जाए तो रूट कितना जाएगा ux का होल स्क्वायर प्लस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो uy माइनस gt का होल स्क्वायर, तो ये वेग का परिमाण हो गया, ठीक है? किसी टाइम t पर। और क्या क्या पूछा जाए आपसे, और क्या क्या पूछा जाए, किसी भी टाइम t पर विस्थापन पूछ लिया जाए, टोटल विस्थापन, तो d कुल विस्थापन टोटल डिस्प्लेसमेंट, किसी भी टाइम t पर कुल विस्थापन पूछ लिया जाए प्रक्षेप गति में, तो बोलो कुल विस्थापन पूछे जाएंगे तो कैसे करोगे,
टोटल विस्थापन बोलो कैसे करोगे, तो x निकालोगे, तो ये x निकालोगे यहाँ से, फिर ये y निकालोगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, तो x वेक्टर बराबर रूट x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। जहां x कैसे निकालोगे, x तो निकालोगे आप ux इंटू टी से, ठीक है, और y कैसे निकालोगे, u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेना, कर देना, तो क्या जाएगा आपके पास, टोटल विस्थापन आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा डी ई पॉइंट आपसे भूल जाए, कुल दूरी ज्ञात करो किसी भी टाइम टी पर, कुल दूरी। तो कुल दूरी का फॉर्मूला बोलो भाई, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सिखाया इंटीग्रेशन v वेक्टर इनटू dt, ये सिखाया था कुल दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। तो 0 से लेकर t टाइम तक, तो 0 से लेकर t टाइम तक v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मेरा भयानक सा आंसर आएगा, लेकिन आएगा ux का होल स्क्वायर प्लस uy माइनस gt का होल स्क्वायर इनटू dt, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है बेटो। तो सातों रिजल्ट क्या है, पर्चे करते करते कण की किसी भी समय t पर स्थिति, वेग का परिमाण, कुल विस्थापन, कुल दूरी, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटो, चलो उतारो इसको। तो देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अच्छा करेंगे अपन। तो आपसे ऐसे बोला गया एक कण है, उस कण का वेग 20√2 मीटर पर सेकंड है, प्रक्षेपित किया है कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, और जी का लग रहा है नीचे, जी तो यहाँ लगेगा 10। तो आपसे क्या बोला गया कि फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम when particle makes, when velocity of particle, another time when velocity of particle makes an angle 82 degree with initial velocity vector, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है जेईई में, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन नहीं सिखा रहा मैं बच्चों। फिर वापस से मैं आपको के याद दिला देता हूँ बच्चों, फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। तो बच्चों आपसे क्या है, आपसे ऐसे बोला गया है कि पार्टिकल है जिसको प्रक्षेपित किया गया है 20√2 मीटर पर सेकेंड से 45 एंगल पे, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे। अब आपको उस पार्टिकल का समय ज्ञात करना है जब उस पार्टिकल का वेग प्रारंभिक वेग से 82 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रारंभिक वेग ये रहा भाई, प्रारंभिक वेग की दिशा ये रही, ठीक है, 45 ये रहा। अब 82 बनाएगा, इधर देखो, प्रारंभिक वेग ये रहा, ठीक है, ये पार्टिकल ये रहा, और इसका प्रारंभिक वेग ये रहा, है ना, और ये एंगल हो गया 45, ठीक है। अब अपन को इस पार्टिकल का वो वाला वेग निकालना है, इस पार्टिकल का जो प्रारंभिक वेग से 45 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब 82 डिग्री का। तो और कितना एंगल, 45 तो ये रहा, और कितना जाए, 37 डिग्री और जाए, तो 45 37 हो गए 82। तो यानी इस पार्टिकल का यहाँ पे ये समझाए बच्चों। तो यानी ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल किधर जा रहा हो, इस दिशा में ऐसे जा रहा हो, नीचे जा रहा हो। जब ये पार्टिकल नीचे जा रहा हो तब जाके वेग यहाँ आएगा, ऐसे बनेगा। और उस वाले केस में हो सकता है ये पार्टिकल इनिशियल वाले वेग से 82 डिग्री बनना, समझाए बच्चों। तो अब मैं पहले मुझे बनाना है इस पार्टिकल, ये वाले खंड का प्रक्षेप। तो इस वाले खंड का प्रक्षेप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है।
अब यहां तक तो कोई कंडीशन होगी नहीं, यहां तक तो आएगा नहीं, ऐसा कुछ बनाएगा नहीं। वो कब बनाएगा, जब वो नीचे आएगा। तो नीचे आते समय यहाँ कहीं बना लिया इसने, तो मान लो ये इसका वेग ऐसे हो गया और प्रारंभिक वेग इसका ऐसे था और ये एंगल हो गया 82 डिग्री और यहां से ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल हो गया 70 डिग्री। समझ में आया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब ये वाला वेग हो गया v, प्रक्षेप वेग v। अब इसके घटक करेंगे तो एक घटक तो ये हो जाएगा vx x में और एक घटक हो जाएगा ये vy। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि जो vx घटक होगा ये कितना हो जाएगा, v cos 37, ये कितना होगा v cos 37 डिग्री। अब बताओ बच्चों s अक्ष में, s अक्ष वाली आपसे पूछेंगे तो s अक्ष वाली आप क्या बोलेगी कि एक समान वेग से आ रहा है, तो एक समान वेग से आ रहा है यानी g है नहीं, एक समान वेग से आ रहा है तो ये तो v cos 37 बराबर होगा इसके प्रारंभिक वेग के। तो प्रारंभिक वेग कितना होगा इसमें, तो 20√2 का घटक करेंगे अपन x अक्ष में तो 40/40 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। और y में भी कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस वाली आपको क्या लगेगा कि ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है हमेशा कांस्टेंट, और जबकि ये अंतिम वेग कितना लग रहा है v cos 37, तो ये किसके बराबर है 20 के। तो यहाँ से v कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। तो v कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है बच्चों? cos 37 का मान 4/5 रखेंगे, 4 4 5 5 25, तो 25 आ गया वेग। अच्छा वेग v 25 आ गया तो vy निकाल लो, तो vy बराबर कितना होगा, vy बराबर होगा v sin 37, v sin 37 डिग्री। तो v कितना है 25 sin 37 का मान 3/5, तो कितना हो गया 15 मीटर। कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो vy निकाल लिया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे समय निकालना है, तो समय निकालना है, कौन सा समय निकालना है, जब vy की जब प्रारंभिक वेग यानी देखो y अक्ष वाली आर्क से पूछो, किससे पूछो, y अक्ष वाली आर्क से। ठीक है, y अक्ष वाली आर्क क्या बोलेगी कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका प्रारंभिक वेग है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये चल रहा है ऐसे ऊपर, फिर यहाँ 0 हुआ, फिर वापस से लौट के नीचे आया, और नीचे आते समय इसका वेग कितना होगा, ये vy होगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक। तो इस पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक आने में समय लगेगा, वही समय ये वाला समय होगा इस पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में। ठीक है, समय पूछा है बेटू, तो बोलो क्या लगा लेंगे, सूत्र लगाएंगे क्या, v बराबर u प्लस ad वाला सूत्र लगा लो। ठीक है, तो v कितना है माइनस के vy, भाई माइनस है ना, नीचे ये v नहीं से, u कितना है ऊपर 20, a नीचे है, इसमें a नीचे लग रहा है तो माइनस के 10t, vy कितना है, vy के 15, तो माइनस 15 बराबर 20 माइनस 10t। तो इसको हल करेंगे तो 10t हो जाएगा, तो 10t बराबर 20 15 35, तो t बराबर 3.5 है। तो कितना आया 3.5 सेकंड। ठीक है बेटू।